क्या आपको पता है कि मून वॉक डांस का असली इन्वेंटर कौन था? माइकल जैक्सन तो नहीं था। क्रिकेट को एक मैच खेल के ओलंपिक से क्यों हटा दिया गया? जो इंसान की ड्रीम कार होती थी, उन कारों में अंबानी का यह कुत्ता बैठता था। इस बंदे के साथ ऐसा क्या हुआ कि इसने एक पूरा का पूरा पहाड़ काट दिया? और ऐसी चीजें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। जानने के लिए वीडियो देखें। नंबर 9। सोचिए, अगर प्लेन से बम गिराने की बजाय सरकार आसमान से ये ब्लैक बॉल्स गिराए तो वाकई दुनिया बदल सकती है। दरअसल केन्या में हर साल लाखों ऐसी बॉल्स लोगों में बांटी जाती हैं, जिन्हें बच्चे खेल खेल में टूरिस्ट प्लेन से और बाकी लोग सफर करते करते अलग अलग जगहों पर फेंकते रहते हैं। क्योंकि हर बॉल के अंदर एक पेड़ का बीज होता है, जिस पर प्रोटेक्टिव लेयर की कोटिंग छड़ी होती है, ताकि जब इसे जमीन पर गिराया जाए तो अंदर का बीज सुरक्षित रहे और चिड़िया वगैरह उसे खा न पाए। और जैसे ही बारिश की बूंदें इन बॉल्स को छूती हैं, ये परत गल जाती है और बीज अंकुरित हो जाता है। यही वजह है कि इन बॉल्स से हजारों एकड़ बंजर जमीन कुछ ही समय में फिर से हरी भरी बन जाती है। नंबर 8। दशरथ मांझी एक साधारण मजदूर थे जो बिहार के गहलौर गांव में रहते थे। ये गांव चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। एक दिन उनकी प्रेग्नेंट पत्नी उनके लिए खेत में खाना लेकर जा रही थी, तभी वह फिसल गई और सीधा पहाड़ से नीचे गिर पड़ी। उन्हें गंभीर चोटें लगीं। सबसे नजदीकी हॉस्पिटल 70 किलोमीटर दूर था और कई दिनों तक पहाड़ों से होते हुए जब दशरथ अपनी पत्नी को वहां तक लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गम और गुस्से से टूट चुके दशरथ ने उस पहाड़ को कोसना शुरू कर दिया और अपनी पत्नी की मौत का जिम्मेदार मानकर पहाड़ को काटने की कसम खा ली। उसने अपनी बकरियां बेच दी और उस पैसे से एक छैनी और हथौड़ा खरीदा और अकेले ही पहाड़ तोड़ने लग गया। शुरुआत में गांव वाले उस पर खूब हंसे और उसे पागल कहने लगे। खुद दशरथ ने भी कहा था कि जब उसने पहला वार पहाड़ पर किया था, लोग हंसते हुए कहते थे यह नामुमकिन है। लेकिन हार न मानते हुए 22 साल तक लगातार दिन रात मेहनत करने के बाद उसने 300 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा रास्ता बना डाला, जिससे गांव वाले आसानी से शहर पहुंचने लगे। नंबर 7। 1940 में सोवियत साइंटिस्ट सर्जी ब्रुकंको ने एक ऐसा शॉकिंग एक्सपेरिमेंट किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने एक मशीन बनाई जिसका नाम था ओनाटोजैक्टर, जो बिल्कुल मैकेनिकल हार्ट और लंग्स की तरह काम करती थी। इस मशीन की मदद से उन्होंने कुत्ते का कटा हुआ सिर जिंदा रखने का हैरान कर देने वाला प्रयोग किया। इस एक्सपेरिमेंट में कुत्ते का सिर बिना बॉडी के कुछ देर तक पलकें झपकाता रहा, कान हिलाता रहा और आवाजों पर रिएक्ट भी करता रहा, क्योंकि मशीन उसके दिमाग तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा रही थी। ये एक्सपेरिमेंट पूरे विश्व में बेहद कंट्रोवर्शियल साबित हुआ और अमानवीयता की वजह से बाद में गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिया। लेकिन इसने मेडिकल साइंस को एक नई दिशा जरूर दी, जैसे आर्टिफिशियल ऑर्गन्स और हार्ट लंग मशीन की खोज। नंबर 6। आज के टाइम लोग अपनी हाइट बढ़ाने के लिए दवाइयां, एक्सरसाइज, योगा और दुनिया भर के हर टोटके आजमा लेते हैं, लेकिन फिर भी कई लोगों की हाइट बढ़ती ही नहीं। और सच बोलूं तो एडल्टहुड के बाद नेचुरली हाइट बढ़ाने का कोई गारंटीड तरीका असल में होता ही नहीं, एक चीज को छोड़कर लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी। लेकिन भाई, ये सर्जरी उतनी आसान नहीं है जितनी दूर से लगती है। ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें बंदे को मौत के साए में चलना पड़ता है। इस सर्जरी में इंसान के पैरों की हड्डियां, फीमर या टिबिया को जानबूझकर तोड़ा जाता है। फिर उनके बीच एक स्पेशल मेटल रॉड फिट की जाती है। रोज थोड़ा थोड़ा करके यही रॉड खींची जाती है, जिससे हड्डियां धीरे धीरे अलग होकर दोबारा ग्रो करने लगती हैं। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं डिस्ट्रक्शन ऑस्टियोजेनेसिस। हड्डियां धीरे धीरे जुड़ जाती हैं, लेकिन इसमें 3 से 6 महीने या कभी कभी पूरा 1 साल भी लग सकता है। और इस दौरान पेशेंट को इंसाने से भी ज्यादा पेन, लगातार फिजियोथेरेपी और रोज के स्ट्रगल्स झेलने पड़ते हैं। और अगर आपके दिमाग में यह ख्याल आ रहा है कि चलो करवा ही लेते हैं, तो जरा ठहर जाओ, क्योंकि ये सर्जरी इतनी सस्ती नहीं है। इसकी स्टार्टिंग कॉस्ट ही 5 लाख से लेकर 20 से 30 लाख तक पहुंच जाती है। डिपेंड करता है किस कंट्री, किस हॉस्पिटल और कितने इंच हाइट गेन करनी है। तो हाँ, टेक्निकली हाइट बढ़ सकती है, लेकिन इसके लिए चाहिए पेन, पैसा और पेशेंस। तब जाकर मिलता है वो एक्स्ट्रा 2 से 6 इंच का बोनस। नंबर 5। ये पानी जैसी दिखने वाली चीज दिन ब दिन और महंगी होती जा रही है। सोच रहे होंगे आखिर ये है क्या? दरअसल ये पेट्रोल है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि पेट्रोल अपने असली रूप में पूरी तरह क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है। कुछ कंडीशंस में यह हल्का पीला दिख सकता है, लेकिन ज्यादातर यह बिल्कुल पानी जैसा नजर आता है। अब सवाल उठता है कि इसमें रंग कहां से आता है? असल में पेट्रोल को डाई किया जाता है। उसकी क्वालिटी और यूज के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग के वक्त ही इसमें कलर कोड डाल दिया जाता है। इससे
स्कैम्स कम हो जाते हैं। कई देशों में पेट्रोल की क्वालिटी और उसके यूज के बेसिस पर ही टैक्स लगाया जाता है ताकि लोग ज्यादा टैक्स वाले पेट्रोल को कम टैक्स वाला दिखाकर टैक्स चोरी न कर पाएं, वरना बार बार टेस्टिंग करनी पड़ती। लेकिन अगर कलर कोडिंग हो तो अलग अलग क्वालिटी और टैक्स वाला पेट्रोल सिर्फ आंखों से ही पहचाना जा सकता है और पेट्रोल पंप्स पर ग्राहकों के साथ फ्रॉड भी कम हो जाता है। यही वजह है कि पेट्रोल को ढाई करना इलीगल एक्टिविटीज को रोकने का भी एक तरीका है। अलग अलग फ्यूल्स को उनकी क्वालिटी और यूजेबिलिटी के हिसाब से कलर कोड करना बहुत सारी प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी से सॉल्व कर देता है। नंबर 4, अंबानी फैमिली के पास दुनिया भर की लग्जरी कार्स हैं। ये तो सबको पता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि एक समय पर अनंत अंबानी के पालतू कुत्ते हैप्पी के पास भी उसकी खुद की पर्सनल कार थी? जी हाँ, वही हैप्पी, गोल्डन रिट्रीवर डॉग, जिसे अंबानी फैमिली इतना क्लोज मानती थी कि उसे एक असली फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया जाता था। अनंत अंबानी की प्री वेडिंग फंक्शन के दौरान तो हैप्पी के लिए खास बनारसी डिजाइनर जैकेट तक तैयार करवाई गई थी और फैमिली फोटो में भी वो सेंटर में बैठा नजर आया था। इतना ही नहीं, शादी में हैप्पी ने रिंग बियरर का रोल भी निभाया था। रिपोर्ट्स की माने तो हैप्पी पहले टोयोटा फॉर्च्यूनर में घूमता था जिसकी कीमत लगभग 55 लाख रुपए थी, लेकिन ये अंबानी फैमिली को थोड़ी नॉर्मल लगी तो उन्होंने हैप्पी को अपग्रेड करके दिलाई टोयोटा वेलफायर, जो करीब 1.5 करोड़ रुपए की आती है। और शादी के टाइम जब हर तरफ वीआईपी गेस्ट्स आ रहे थे तब रिपोर्टेडली हैप्पी को मर्सिडीज बेंज जी 400 तक में ट्रैवल करवाया गया जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए बताई जाती है। लेकिन अब आता है सबसे इमोशनल हिस्सा। 30 अप्रैल 2025 को हैप्पी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अंबानी फैमिली ने एक हार्ट टचिंग नोट शेयर किया जिसमें लिखा था, डियर हैप्पी, यू विल फॉरएवर बी पार्ट ऑफ एज हेवन गेन्स एन एंजल, वी लूज अ लॉस। हैप्पी सिर्फ एक डॉग नहीं था बल्कि अंबानी फैमिली का प्यार, प्राइड और एक इमोशनल सिंबल था। नंबर 3, सोचिए जरा, इन सारी जगहों में से आपको सबसे मजेदार नींद कहां आएगी? पेड़ की छांव तले, लग्जरियस बेड पर, बीच के किनारे, या फिर ट्रेन की राइड में? गुड चॉइस, लेकिन मानना पड़ेगा ट्रेन की नींद का मजा ही अलग है। ट्रेन में वो सब कुछ होता है जो एक गहरी नींद के लिए चाहिए। हाँ, बस कंडीशन यही है कि सफर आरामदायक हो। इनफैक्ट रिसर्च तक कहती हैं कि ट्रेन की लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस नींद के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है। वो हल्का सा रॉकिंग मोशन, ट्रैक की रिदमिक खटपट और कंसिस्टेंट बैकग्राउंड साउंड, ये सब मिलकर एक ऐसा सूदिंग माहौल बना देते हैं जिसमें नींद खुद ब खुद आंखों पर छा जाती है। ये रिपेटिटिव स्टिम्युलेशन हमारे दिमाग को शांति देता है। एक स्टडी जो करंट बायोलॉजी और साइंटिफिक रिपोर्ट्स जैसे जर्नल्स में पब्लिश हुई थी बताती है कि रॉकिंग मोशन जैसे ट्रेन की मूवमेंट हमारे ब्रेन वेव्स के साथ सिंक्रोनाइज हो सकती है। इसका रिजल्ट नींद जल्दी और गहरी आती है। मतलब नींद के लिए हमेशा टोटल साइलेंस या बिल्कुल स्टैटिक माहौल जरूरी नहीं, बस पैटर्न कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर आवाज है तो वो रिपीटिव हो, अगर हल्की हिलडुल है तो एक ही रिदम में हो। यही रिपेटिटिव पैटर्न हमारे ब्रेन को आराम देता है और एक्स्ट्रा डिस्टर्बेंस को ब्लॉक कर देता है। इसलिए चाहे किंग साइज बेड न मिले, ट्रेन में बैठकर भी नींद का जादू चल जाता है। और मजे की बात यह है कि स्टेशन आने से ठीक पहले आप आंख खोल भी लेते हैं। नंबर 1, सोचो, सिर्फ एक मैच खेलकर ही क्रिकेट को ओलंपिक से बाहर कर दिया गया था, लेकिन इसके पीछे की स्टोरी काफी मजेदार है। 1900 के फ्रांस ओलंपिक्स में क्रिकेट को शामिल किया गया था और शुरू में 4 देशों ने हिस्सा लेना तय किया था, फ्रांस, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स और बेल्जियम। लेकिन मैच से पहले ही नीदरलैंड्स और बेल्जियम ने अपना नाम वापस ले लिया। नतीजा ये हुआ कि सीधे फाइनल खेला गया फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। अब दिक्कत ये थी कि फ्रांस में क्रिकेट पॉपुलर ही नहीं था तो क्रिकेट स्टेडियम का तो सवाल ही नहीं उठा। इसी वजह से पहला और आखिरी ओलंपिक क्रिकेट मैच एक साइकिल स्टेडियम में खेला गया। और मजे की बात यह कि दोनों टीम्स ने मिलकर तय किया कि 11 की बजाय 12-12 खिलाड़ी खेलेंगे। स्कोर कार्ड सिस्टम तो 11 के हिसाब से बना था, इसलिए जो 12वें खिलाड़ी थे उनके नाम हाथ से लिखे गए। अब सुनो, फ्रांस की टीम के ज्यादातर खिलाड़ी असल में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे, जिनमें से कई लोग आईफिल टावर बनाने में भी काम कर चुके थे। मैच इंग्लैंड ने आसानी से जीत लिया, लेकिन ध्यान रहे वो कोई ऑफिशियल नेशनल टीम नहीं थी बल्कि एक क्लब टीम थी, D1 एंड सोमरसेट वांडरर्स। क्रिकेट को 1904 के सेंट लुइस ओलंपिक्स USA में दोबारा शामिल करने का प्लान था, लेकिन कोई भी टीम रजिस्टर ही नहीं हुई। इसी वजह से उसके बाद क्रिकेट को हमेशा के लिए ओलंपिक से ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन अब लगभग 128 साल बाद क्रिकेट फिर से ओलंपिक्स में वापसी कर रहा है, साल 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में T20 फॉर्मेट के साथ। सोचो, जिस खेल को एक समय दर्शक नहीं मिल रहे थे, आज उसके
के लिए नंबर 2, आज भी बहुत से लोग मानते हैं कि मून वॉक डांस माइकल जैक्सन की क्रिएशन है, लेकिन सच कुछ और ही है। तो आइए जानते हैं कि दुनिया के सबसे फेमस डांस स्टेप मून वॉक का असली इन्वेंटर कौन था। माइकल जैक्सन के सिग्नेचर डांस मूव्स ने पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया, और जब उन्होंने 1983 में टीवी स्पेशल मोटाउन 25 यस्टरडे टुडे फॉरएवर पर पहली बार मून वॉक किया तो इस मूव ने ग्लोबल सेंसेशन क्रिएट कर दिया। लेकिन असल में मून वॉक का असली नाम बैकस्लाइड था, और इस डांस को माइकल जैक्सन से कई साल पहले ही डांसर्स परफॉर्म कर चुके थे। 1970 के पॉपुलर डांस शो सोल ट्रेन में स्ट्रीट डांसर्स और परफॉर्मर्स जैसे जेफरी डेनियल ने बैकस्लाइड स्टेप को अक्सर परफॉर्म किया था। माइकल जैक्सन ने भी इसी शो में उन्हें देखकर इस मूव को अपनाया, और आगे पीछे सरकने वाला यह स्टेप दुनिया का सबसे फेमस डांस मूव बन गया। दरअसल 1930 के दशक में भी कब कैलावे और बिल बैली जैसे टैप डांसर्स इसे कर चुके थे। खासकर बिल बैली ने 1955 में एक स्टेज परफॉर्मेंस में साफ तौर पर मून वॉक जैसा मूव दिखाया था। तो टेक्निकली मून वॉक को इन्वेंट करने का क्रेडिट बिल बैली को मिलता है, और जेफरी डेनियल ने इसे मॉडर्न टच दिया, जबकि माइकल जैक्सन ने इस मूव को एक लेजेंड बना दिया और पूरी दुनिया में अमर कर दिया। तो हमारी आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलना, बिकॉज नॉलेज इज पावर।